Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, in this session we are going to discuss one of the most important topics of this chapter. It is about the master gland, the pituitary gland. इसके anterior lobe की कुछ secretions और उनकी regulations वगैरह की details discuss करते हैं board पे. जी students, after the nervous coordination, now we are starting the chemical coordination. इस केमिकल कोऑर्डिनेशन का आगाज स्टूडेंट्स हम कर चुके हैं इस चीज को समझने से कि हाइपोथैलेमस दिमाग का वो हिस्सा है जो ब्रिज बना हुआ है नर्वस स्टिमुलेशन, नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन के दरमियान. ऑलराइट, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को जब हम देखते हैं स्टूडेंट्स, इसका भी हमें पता चलता है कि बुनियादी तौर पे तो ये भी दिमाग के साथ ही अटैच्ड है. तो थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से में मौजूद है पिट्यूटरी ग्लैंड. ऑलराइट, और पिट्यूटरी ग्लैंड को हम जनरली बोल देते हैं कि इट इज द मास्टर ग्लैंड, लेकिन अगर ज्यादा प्रिसाइज हम देखना चाहें इसको तो हम कहेंगे कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी जो है वो असल में मास्टर ग्लैंड है, क्योंकि इसकी सिक्रीशंस की वजह से बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपके रेगुलेट या कंट्रोल किए जा रहे होते हैं. यहीं से ही उनकी रिलीजिंग बैटरीज या फिर इनहिबिटिंग बैटरीज जो हैं उनको मॉडरेट किया जा रहा होता है. जो हाइपोथैलेमस स्टिमुलेशन रिसीव कर रहा है उसके तहत जो केमिकल कोऑर्डिनेशन करवानी है वो पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब के थ्रू कंट्रोल की जाएगी. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो पिट्यूटरी के अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और फिर उसके बाद वन बाय वन इसके अंदर जो सिक्रीशन सिक्रीट की जा रही हैं जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के अंदर मौजूद ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रही हैं, इनको डिस्कस करते हैं एक एक करके. जी स्टूडेंट, सबसे पहले नंबर पे तो पिट्यूटरी ग्लैंड की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स जो आप याद रखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, तो उसमें स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जनरली इट इज नोन एज मास्टर ग्लैंड, लेकिन एंटीरियर लोब जो है इट इज एक्चुअली द मास्टर पार्ट. सो इसको हम कहते हैं हाइपोफिसिस सेरिब्राई, यानी कि दिमाग के निचले हिस्से में जुड़ा हुआ कोई स्ट्रक्चर है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हाइपोफिसिस. ऑलराइट, ओवॉइड इन शेप, इससे आपको अंदाजा हो रहा है कि ये बेजवी शक्ल का एक छोटा सा मटर के दाने जितना तकरीबन स्ट्रक्चर होगा और आधा ग्राम इसका जो है टोटल वजन है. कनेक्टेड टू द ब्रेन थ्रू स्टाक कॉल्ड इनफंडिबुलम, इसको भी याद रखिएगा एमसीक्यूज के लिए कि वो जो शाख जिसकी मदद से ये हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से में जुड़ा हुआ है उसका नाम है इनफंडिबुलम, ऑल्सो नोन एज इनफंडिबुलर स्टाक. समटाइम्स इसको मुख्तलिफ किताबों में ये भी लिखा जाता है. फिर उसके बाद स्टूडेंट्स 3 लोब्स हैं इसके. अब यहां पे भी मैं बताता चलूं कि बहुत सारी पुरानी जो फिजियोलॉजी की किताबें हैं उसमें आपको सिर्फ 2 लोब्स नजर आएंगी, लेकिन अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं इनटू 3 लोब्स. ऑलराइट, एंटीरियर लोब इसका नाम टेक्निकली हम इसको कहते हैं एडिनोहाइपोफिसिस, मीडियन लोब को इंटरमीडिएट लोब भी कहा जाता है और पोस्टीरियर लोब को हम कहते हैं न्यूरोहाइपोफिसिस. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब स्पेलिंग्स याद रखने के लिए आप इसको हाइपोफाइसिस इस तरह से याद रख सकते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे इट विल बी एडिनोहाइपोफिसिस और न्यूरोहाइपोफिसिस. ऑलराइट, एंटीरियर लोब को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं. बहुत सारे हार्मोन्स इस तरह के पैदा कर रहा है कि जो या तो बॉडी के अंदर डायरेक्टली किसी ना किसी एक्टिविटी में मुलविस हैं या फिर ये क्या करता है इस तरह के रिलीजिंग फैक्टर्स प्रोड्यूस कर रहा है जिनको हम ट्रॉफिक हार्मोन्स या ट्रोपिन्स या ट्रॉपिक हार्मोन्स कहते हैं, जो प्रोड्यूस तो पिट्यूटरी से हो रहे हैं उसके बाद ब्लड में शामिल हो जाते हैं और अपने टारगेटेड ग्लैंड के पास पहुंच के उसको स्टिमुलेट करते हैं कि ईदर टू स्टार्ट सिक्रीशन और टू स्टॉप सिक्रीशन. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इन ट्रॉपिक हार्मोन्स में से एंटीरियर लोब क्या काम कर रहा है, इसकी जो सिक्रीशंस हैं याद करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स, और कंसेप्चुअली बहुत टू दी पॉइंट और आसान अंदाज में मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझाऊं, इंशाअल्लाह ताला जल्दी आपको याद हो जाएगा. जी स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी. एंटीरियर लोब अगर हम अपनी बॉडी के पोस्चर के लिहाज से देखें तो असल में ये वो हिस्सा है जो आपके मुंह की जानिब है, यानी दिमाग का वो हिस्सा जो फ्रंटल साइड पे मौजूद है, आपके माथे वाली साइड पे मौजूद है. इस पिट्यूटरी की इस साइड को हम कह रहे हैं कि दिस इज द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी. ऑलराइट स्टूडेंट्स, मुख्तलिफ किस्म की सिक्रीशंस ये सिक्रीट कर रहा है, जिसमें से द फर्स्ट वन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस एज एसटीएच, ऑल्सो नोन एज सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन. ऑलराइट, लफ्ज पे स्टूडेंट्स अगर आप गौर करेंगे तो आपको फौरी तौर पे अंदाजा हो जाएगा कि इनकी सिक्रीशंस किस हिस्से के साथ रिलेटेड हैं. सोमा, बॉडी. ऑलराइट, तो सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन यानी वो हार्मोन जो पूरी बॉडी की ग्रोथ को रेगुलेट या कंट्रोल कर रहा है डायरेक्ट सिक्रीशंस के थ्रू या फिर मुख्तलिफ ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करने के बाद. ऑलराइट, तो हम ये याद रखेंगे सोमेटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर यानी कि SRF इसको हम कहेंगे स्टूडेंट्स, सिक्रीटेड फ्रॉम हाइपोथैलेमस थ्रू आउट द लाइफ. अब ये बात जरूर याद रखिएगा कि बुनियादी तौर पे जो स्टिमुलेशन है वो रिसीव कौन कर रहे हैं, आपके रिसेप्टर्स, और उन स्टिमुलाई को रिसीव करने के बाद हाइपोथैलेमस ये तय कर रहा होता है कि किस तरह से इन तब्दीलियों को रिस्पॉन्स देना है. ऑलराइट, तो वो जो जवाबी कार्रवाई केमिकल कोऑर्डिनेशन के थ्रू करवानी है
उसके लिए फिर ये पहले अपने मैसेजेस भेजेगा पिट्यूटरी के पास, और पिट्यूटरी फिर फर्दर ट्रॉफिक हार्मोन्स रिलीज करेगा जो कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जाके अपना काम सरअंजाम देंगे। तो सारी जिंदगी एसटीएच प्रोड्यूस तो होता रहेगा, लेकिन एसटीएच की प्रोडक्शन जो स्टूडेंट्स कर क्या रही है ये भी आपको याद होना चाहिए। फंक्शंस के लिहाज से याद रखिएगा कि इट इंक्रीजेस द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। बुनियादी तौर पे इसका काम क्या है कि बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ को, ये जो हम कहते हैं कि ग्रोथ इज द इरिवर्सिबल चेंज, तो ये जो आपको मैस में और हाइट में और वॉल्यूम में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है बॉडी के अंदर, दिस इज ड्यू टू सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन। इट मे बी इंक्रीज इन बोन्स, इंक्रीज इन मसल्स और इंक्रीज इन द साइज ऑफ ऑर्गन्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, प्रोमोट प्रोटीन सिंथेसिस थ्रू आउट द बॉडी। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रोटीन के सिंथेसिस खास तौर पे जिसको हम कहते हैं प्रोटीन मास गेन करना यानी मस्कुलर ग्रोथ जो है, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन। ऑलराइट, लेकिन इसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स, अगर हम हार्मोन्स की बात कर रहे हैं तो आपने चंद पॉइंट्स अपने ज़हन में पक्के पक्के बिठा लेने हैं कि या तो कुछ हार्मोन्स जो हैं वो जरूरत से ज्यादा हो जाएं फिर भी नुकसानदेह हो सकते हैं, या कुछ हार्मोन जरूरत से कम प्रोड्यूस हों फिर भी वो नुकसानदेह हो सकते हैं। तो इस वजह से अल्टीमेटली एक होम्योस्टैटिक फंक्शन मेंटेन करना या होम्योस्टैटिक बैलेंस मेंटेन करना इंतहाई अहम काम होगा तमाम केमिकल कोऑर्डिनेटिंग एजेंट्स का। ऑलराइट, सो इफ इट इज रिलीज्ड इन एक्सेस इन अर्ली लाइफ तो इट मे रिजल्ट इन जाइजेंटिज्म, आल्सो नोन एज गाइगेंटिज्म, यानी कि बॉडी का जरूरत से ज्यादा बड़े हो जाना। ऑलराइट, और ये वाला केस हमें आमतौर पे तब नजर आता है कि जब बॉडी के अंदर रैपिड ग्रोथ फेज स्टार्ट होती है, यानी कि जैसे ही आप 7वीं 8वीं जमात में आते हैं उसके बाद आपकी बॉडी के अंदर जबरदस्त किस्म की मेटाबॉलिक चेंजेस आती हैं, बॉडी की डिमांड बढ़ना शुरू हो जाती है एनर्जी की और फूड की, और उसके बाद बॉडी की ग्रोथ एकदम से तेज हो जाती है। तो ये जो बॉडी की ग्रोथ तेज हो रही है, अगर उस वक्त साथ ही साथ एसटीएच जरूरत से ज्यादा पैदा होना शुरू हो गया और थ्रू आउट बर्थ से लेके पैदाइश से लेके आपकी बुलूगत तक जरूरत से ज्यादा ही सिक्रीट हो रहा है, तो उसके नतीजे में बॉडी भी जरूरत से ज्यादा बड़ी हो सकती है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो इफ इट इज प्रोड्यूस्ड इन एक्सेस इन लेटर लाइफ, ऑलराइट, यानी कि तकरीबन 30 साल की एज लिमिट हम यहां पे पुट कर लेते हैं। अगर 30 साल या इसके बाद कुछ कंडीशंस ऐसी हों कि अगर एसटीएच पैदा तो हो रहा है लेकिन फिर जरूरत से ज्यादा बनना शुरू हो गया, तो उस सूरत में खास तौर पे टर्मिनल्स ऑफ द बॉडी की बात हम ये करेंगे कि वहां पे जरूरत से ज्यादा हमें इरेगुलर ग्रोथ नजर आती है। हाथ जरूरत से ज्यादा बड़े हो सकते हैं, जबड़े जो हैं इनके अंदर कुछ चेंजेस नजर आती हैं, बाज़ औक़ात मुंह जो है वो नॉर्मल स्टेचर या नॉर्मल शक्ल की बजाय थोड़ा सा डिफरेंट सी इसकी सिमेट्री या कन्फिग्रेशन नजर आती है, और पता चलता है कि कुछ पार्ट्स जो हैं वो जरूरत से ज्यादा बड़े हो रहे हैं। इसी तरह पांव भी जरूरत से ज्यादा बड़े हो सकते हैं, तो दैट कंडीशन इज नोन एज एक्रोमेगली। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके साथ ही साथ अगर जरूरत जितनी है बॉडी को वो भी पूरी ना हो तो अंडर सिक्रीशन, या इसको हम यूं कह सकते हैं कि ये जरूरत से कम पैदा होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता हाइट के ऊपर या बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर असरअंदाज होगा और डॉर्फिज्म के नतीजे में हमें नजर आएगा। डॉर्फिज्म क्या है? जरूरत से ज्यादा कद छोटे रह जाना, और जरूरत से ज्यादा जब कद छोटे रह जाते हैं स्टूडेंट्स तो उस सूरत में भी कुछ जबरदस्त किस्म के फीचर्स कुछ लोगों में डेवलप होते हैं। यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई डिफॉर्मिटी है, बॉडी बिल्कुल नॉर्मल होती है, स्ट्रेंथ उतनी ही है, लेकिन इसके साथ ही साथ ये नहीं कहा जा सकता कि नाउ दीज पीपल दे कैन नॉट लिव नॉर्मल लाइव्स। आपको मिसाल के तौर पे अगर मैं समझाना चाहूं तो एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की अंग्रेजी फिल्म मशहूर है आजकल नौजवान नस्ल में, उसमें एक बहुत ही मशहूर कैरेक्टर है जो कि अपने छोटे कद के बावजूद दुनिया का वन ऑफ द फेमस ह्यूमन इस वक्त जाना जा रहा है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो डॉर्फिज्म इज नॉट अ लिमिट फॉर योर सक्सेस। ऑलराइट, फिर उसके बाद सेकेंड सिक्रीशन जो हम यहाँ पे पिट्यूटरी के इंटीरियर लोब की स्टडी करेंगे, दिस इज नोन एज TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब स्टूडेंट्स इसके नाम पे भी अगर आप गौर करें तो आपको फौरन अंदाजा हो जाएगा कि ये थायराइड यानी कि वो ग्लैंड जो आपकी गर्दन के अंदर मौजूद है उसको स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन है जो एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी से रिलीज किया जाएगा। ऑलराइट, तो याद रखिएगा कि थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर इज रिलीज बाय हाइपोथैलेमस। अब स्टूडेंट समझने वाली बात यह है कि अगेन यहां पे स्टिमुलस कहां से आ रहा है? हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस या तो अपने न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स की मदद लेगा या फिर डायरेक्टली केमिकल्स को ब्लड के जो नेटवर्क जो पिट्यूटरी के इर्द गिर्द मौजूद है उसमें शामिल करेगा, और ये केमिकल्स आके इंटीरियर लोब को कहेंगे कि अब आप थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाना शुरू कर दें। लेकिन उसके साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है कि इट इज कंट्रोल्ड बाय द थायरॉक्सिन लेवल इन द ब्लड। यानी कि अगर हम थोड़ा सा पिछले टॉपिक्स को रिवाइज करें तो हमें ये पता चलेगा स्टूडेंट्स
कि बहुत सारे मैकेनिज्म्स हमारी बॉडी में इस तरह के हैं कि जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू रेगुलेट किए जा रहे हैं। तो अगर बॉडी के अंदर थायरॉक्सिन लेवल कम होता हुआ नजर आएगा, यानी कि ब्लड के अंदर थायरॉक्सिन लेवल की कंसंट्रेशन में कमी हो रही है, तो फौरी तौर पे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी से निकलेगा, ब्लड में शामिल किया जाएगा और वो फौरी तौर पे ट्रेवल करके जाएगा थायराइड ग्लैंड के पास और उसे कहेगा कि मजीद थायरॉक्सिन बना दिया जाए। और इसी तरह से जब बॉडी के अंदर जरूरत से ज्यादा थायरॉक्सिन मौजूद होगी तो उस सूरत में फिर इनहिबिशन की जाएगी, यानी कि इसके प्रोडक्शन के अमल को रोक दिया जाएगा ताकि मजीद थायरॉक्सिन पैदा ना हो सके। ऑलराइट, सो रीचेस द हाईएस्ट लेवल्स ड्यूरिंग पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि आपकी रैपिड डेवलपमेंट फेज कौन सी है, यही जब आपके अंदर सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स मेल और फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स विद इन द बॉडी अपीयर होते हैं और उसके साथ ही साथ आपको यह फील होना शुरू हो जाता है कि अब आप बचपन से निकल के बलूगत की जानिब ट्रेवल होना शुरू हो गए। खास तौर पे अगर आप अपनी मौजूदा एज को देखें तो आपको अंदाजा होगा कि यू आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द रैपिड ग्रोथ फेज। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद जो फंक्शंस आपने याद रखने हैं इसके, वो इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स याद रखने के हवाले से भी। डायरेक्टली एक्ट ऑन द सेल्स ऑफ द थायराइड, इंक्रीज नंबर एंड एक्टिविटी ऑफ दीज सेल्स। उस सूरत में कि जब थायरॉक्सिन कम हो रहा है तब ये वाले स्टेटमेंट हम अप्लाई करेंगे। समटाइम्स अगर थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन पहले ही काफी है तो उस सूरत में हमें सेल्स की तादाद या उसके साथ ही साथ सिक्रीशन बढ़ाने की जरूरत शायद पेश ना आए। ऑलराइट, फिर उसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम कंडीशंस अप्लाई करते हैं यहाँ पे, अगेन वही चीज कि अगर ओवर सिक्रीशन या अंडर सिक्रीशन की बात हो रही है या इनसफिशिएंट सिक्रीशन की बात करें तो उस सूरत में हम कहेंगे कि अगर तो थायराइड सही काम कर रहा है तो फिर तो वो बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन है बॉडी की, लेकिन अगर थायराइड की सिक्रीशन जरूरत से कम हो रही है तो उसको हम कहेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म, और अगर जरूरत से ज्यादा सिक्रीट किया जा रहा है इसका हार्मोन तो उस सूरत में हम इसको कहेंगे दिस इज हाइपरथायरॉयडिज्म। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये वो कंडीशंस हैं जब ये अपनी होम्योस्टैटिक स्टेट को क्रॉस करना शुरू कर देता है। तो यहां तक आप याद रखेंगे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन देन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिक्रीशंस, इट इज एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन्स। जी स्टूडेंट्स, ACTH एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। अब स्टूडेंट्स इसके भी लफ्ज पे गौर करें आप तो आपको फौरन अंदाजा हो जाएगा कि ये सिक्रीशन बॉडी के किस हिस्से को मुतासिर कर सकती हैं, एड्रीनो एंड देन कॉर्टिको। ऑलराइट, इसका मतलब क्या है कि आपके जो रीनल्स यानी कि किडनीज के साथ एसोसिएटेड किसी पार्ट की बात हो रही है तो गुर्दों के टॉप के ऊपर अगर आपको याद हो तो वहां पे ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स, और उन एड्रिनल ग्लैंड्स के दो हिस्से होते हैं, एक उनका कोर वाला पार्ट जिसे हम एड्रिनल मेडुला कहते हैं और एक उनकी बाहर वाली पेरिफेरी जिसे हम एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं। तो दिस इज रिलेटेड टू एड्रेनोकॉर्टिको। तो कॉर्टेक्स की जो सिक्रीशंस हैं बुनियादी तौर पे ये उनको रेगुलेट या कंट्रोल करेगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो इट बेसिकली रिलीजेस corticotropic hormones and release of the corticotropin releasing factors is from hypothalamus. Again students ये बात याद रखिएगा कि हाइपोथैलेमस ही सारी किस्म की रिसेप्शंस को या आपकी बॉडी के इंटरनल कंडीशंस को भी मेंटेन करने के लिए तमाम स्टिमुलाई को फौरी तौर पे कन्वे करता है टू द स्पेसिफिक पार्ट्स वेयर द स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज कैन बी प्रोड्यूस्ड। ऑलराइट, तो यहां पे ये बात याद रखने वाली है कि the secretion of adrenocorticotropic hormones is controlled by steroid levels in the blood. अब स्टूडेंट्स आपके ज़हन में ये सवाल आएगा कि भाई स्टीरॉयड लेवल्स इन द ब्लड का क्या ताल्लुक है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स के साथ। तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि आपकी बॉडी को किसी भी वक्त जब कभी भी स्ट्रेस वाली कंडीशन का सामना होता है, और स्ट्रेस की बहुत सारी इकसाम हैं जिनमें से कुछ मिसालें आपकी किताब में दी गई हैं, कोल्ड, हीट, पेन और फ्रायर एंड इन्फेक्शंस, और इवन के इमोशनल स्ट्रेस को भी हम यहां पे शामिल कर सकते हैं। इवन दो कि जो पढ़ाई की वजह से बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स पैनिक हो जाते हैं और हाइपरटेंशन वगैरह या इस तरह की कंडीशंस में मुब्तला हो जाते हैं, उस सूरत को भी हम अपनी बॉडी की स्ट्रेस में शामिल करेंगे। तो जब कभी भी बॉडी के अंदर स्ट्रेस वाली सिचुएशन होती है तो फौरी तौर पे स्टूडेंट्स एक हार्मोन पैदा किया जाता है, दैट इज कॉर्टिसोल, और कॉर्टिसोल जो है ये एड्रेनल कॉर्टेक्स की सिक्रीशन है। तो ये बात याद रखिएगा कि कॉर्टिसोल जब हम इसको कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसका प्रिकर्सर होगा कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल, और फिर स्टीरॉयड्स की कंसंट्रेशन का डायरेक्ट रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है विद ACTH सिक्रीशन। ऑलराइट, अगर स्टीरॉयड लेवल्स पहले से हाई हैं तो इसका मतलब है कि अब इनको प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, और उस सूरत में क्या किया जाएगा, फौरी तौर पे इनकी सिक्रीशन को मॉडरेट या रेगुलेट या कम कर दिया जाएगा। और एट द सेम टाइम
अगर स्टीरॉइड्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा लो हो रही है तो फिर इसका मतलब है कि बॉडी अगर स्ट्रेस फेज में जा रही है तो नाउ द एड्रिनल कॉर्टेक्स हैज टू सिक्रीट द कॉर्टिसोल एंड अदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एज वेल एज मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ये वो हार्मोन्स हैं जो बुनियादी तौर पे पैदा हो रहे हैं फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स, जिसमें से एक आप पढ़ चुके हुए हैं एल्डोस्टेरॉन के नाम से। ऑलराइट स्टूडेंट्स, क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है यही चीज यहां पे आप लिखेंगे किस तरह से। Act on adrenals on top of kidney, regulate secretion of cortisol and other glucocorticoids and mineralocorticoids, और ये सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हुए आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स वाले हार्मोन्स की सिक्रीशंस को ऑप्टिमाइज्ड स्टेट में लाते हुए बॉडी को नॉर्मल रखने की कोशिश की जाती है। तो इस लिहाज से हम ये कहेंगे कि आपकी स्ट्रेस कंडीशंस में एड्रिनल कॉर्टेक्स इज द पार्ट दैट हैज टू परफॉर्म, दैट हैज टू प्ले इट्स रोल। अगर खुदा न खास्ता यहां कहीं अंडर सिक्रीशन वगैरह हो जाए तो उसके बहुत सारे असरात आपकी बॉडी के ऊपर नजर आ सकते हैं, जिसमें से वन ऑफ द फीचर इज डार्कनिंग ऑफ द स्किन। ऑलराइट, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स, द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीशंस। ऑलराइट, ये चीज आप समझिएगा क्योंकि यहां से आप बेस बनाएंगे तो फिर उसके बाद आगे जब आप गोनेडोट्रोपिन्स वगैरह पढ़ेंगे या उसके साथ ही साथ आपने जो गोनेडल हार्मोन्स पढ़ने हैं या गोनेडल हार्मोन्स के बाद जाके चैप्टर 18 में रिप्रोडक्टिव साइकिल्स पढ़ने हैं तो उनको समझने में आपके लिए जरूर यहां पे काफी हेल्प हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, GH स्टैंड्स फॉर गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स। अब बुनियादी तौर पे ये बात याद रखिएगा कि ये जो ट्रॉफिक की टर्म बार बार इस्तेमाल हो रही है ये उन सेल्स के लिए टर्म ज्यादातर इस्तेमाल होती है जिन्होंने इन सिक्रीशंस को या इन केमिकल्स को खारिज करना है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो व्हेन वी से गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स तो इसका मतलब ये है कि बुनियादी तौर पे ये क्या करेंगे, आपके गोनेड्स यानी कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो हैं, इन मेल्स दे आर द टेस्टिस, इन फीमेल्स दे आर द ओवरीज, वहां पे जो एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही हैं उन सब एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स पैदा किए जाते हैं। बुनियादी तौर पे स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि दो आपने याद रखने हैं मेन गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स हैं, जिसमें से द फर्स्ट वन इज FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ऑलराइट, और दूसरा है LH जिसका दूसरा नाम ICSH। LH स्टैंड्स फॉर द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि येलोइंग हार्मोन। ऑलराइट, और दूसरा क्या है ICSH, ये है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। किस पार्ट के इंटरस्टिशियल सेल्स को जाके ये इन्फ्लुएंस करता है तो उसके लिए याद रखिएगा गोनेड्स यानी कि टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं उनके इंटरस्टिशियल सेल्स को, और ओवरी के अंदर जो जर्म लाइन सेल्स हैं उनके इंटरस्टिशियल सेल्स को ये हार्मोन मुतासर करने की सलाहियत रखता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर आप ये बात याद रखिएगा, एमसीक्यूज के लिए एक स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट है। FSH एंड LH शेयर कॉमन हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग फैक्टर, यानी कि ये हार्मोन्स सेम प्रोटीन स्टिमुलेशन से या सेम किस्म के केमिकल से स्टिमुलेट हो जाते हैं और एट द सेम टाइम इनको रिलीज किया जा सकता है। देन स्टार्ट करते हैं अगर हम वन बाय वन, तो पहले हम डिस्कस करेंगे FSH। अब स्टूडेंट्स, नाम तो इसका है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑलराइट, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि इसका असल में सारे का सारा असर है गेमेटोजेनेसिस के ऊपर, वेदर वी डिस्कस द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ऑलराइट, तो FSH दोनों कंडीशंस में इन मेल्स और इन फीमेल्स क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है ये मैं आपको बहुत ही सिंपल पॉइंट्स में बताता हूं। सो व्हेन वी डिस्कस FSH इन मेल्स तो आप याद रखिएगा कि इसका काम क्या है। फौरी तौर पे गोनेडल स्ट्रक्चर्स आपके जहन में आ जाने चाहिए। टेस्टिस के अंदर जो मेन स्पर्मेटोजेनेसिस की साइट है इट इज द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस चल रहा है उसके लिए जो जर्मिनल एपिथेलियम है उसको तैयार करना, मैच्योर करना और फिर उसमें से खास किस्म के सेल्स को सिलेक्ट करवाना कि जिन्होंने फर्दर फ्यूचर में जाके स्पर्म्स बनवाने हैं, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द FSH। ऑलराइट, और फिर FSH क्या करेगा कि आपके स्पर्म प्रोडक्शन के दौरान एक अमल है जिसको हम कहते हैं कन्वर्जन ऑफ द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स टू द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो दैट स्टेप और दैट फेज इज रेगुलेटेड बाय FSH इन मेल्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि फीमेल्स के अंदर FSH क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। जी स्टूडेंट्स, FSH इन फीमेल्स, अब आपको ये ज्यादा अप्रोप्रिएटली सिंक होता हुआ नजर आ रहा होगा क्योंकि जब हम फॉलिकल्स की बात करते हैं तो हमारे ज़हन में फौरन ये आता है कि जो ओवा या एग्स वगैरह प्रोड्यूस हो रहे हैं ओवरी के अंदर, उनके इर्द गिर्द जो एक खास किस्म की लेयर ऑफ सेल्स बनी होती है, दैट स्ट्रक्चर इज जनरली नोन एज द फॉलिकल। ऑलराइट, तो ये बात याद रखें
कि फीमेल्स के अंदर इसका काम क्या है कि स्पेशली जैसे ही एग बनना शुरू हो, जिनको हम आगाज में क्या कहते हैं, ओवोसाइट्स, ऑलराइट, और उन ओवोसाइट्स को फिर कन्वर्ट करवाना फ्रॉम इमेच्योर फॉलिकल्स टू मैच्योर फॉलिकल्स, जिसको हम ग्राफियन फॉलिकल के नाम से भी याद रख सकते हैं. इट इज द फंक्शन ऑफ द FSH इन फीमेल्स. ऑलराइट स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट MCQ स्टेटमेंट भी यहां पे याद रखिएगा स्पेसिफिकली MDCAT के हवाले से कि इट इज द फर्स्ट हार्मोन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल. कि जब हम ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं तो वहां पे जो पहला स्टेप है वो बेसिकली फॉलिकल फॉर्मेशन से स्टार्ट होता है. तो फॉलिकल्स आर प्रोड्यूस्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द FSH. तो इस लिहाज से हम ये कहते हैं कि क्रोनोलॉजिकली टाइम के लिहाज से जब भी हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि उसके अंदर चलने वाला मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें पहली सिक्रीशन जो पैदा हो रही है दैट इज FSH. ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन इट स्टिमुलेट्स द फॉलिकल डेवलपमेंट एंड सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन फ्रॉम ओवरीज. ये भी एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है ड्यूरिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल. ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद अगर हम दूसरे गोनेडोट्रोफिक हार्मोन की बात करें तो इट इज LH, ऑल्सो नोन एज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और दूसरा नाम क्या है इसका, ICSH, स्पेशली ICSH इन मेल्स. ऑलराइट, सो मेल्स के हवाले से अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो उसका नाम ही क्या है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. तो इसका मतलब है कि ये आपके जर्मिनल एपिथेलियम के इंटरस्टिशियल सेल्स को किसी ना किसी सूरत में मुतासर करेगा. एक्ट्स ऑन द इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिग to produce testosterone, which in turn controls secondary male features and spermatogenesis. अब स्टूडेंट्स, लेडिग सेल्स खास किस्म के इंटरस्टिशियल सेल्स हैं जिन्होंने आपका मेल एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन पैदा करवाना होता है, और टेस्टोस्टेरोन जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर बनना शुरू होता है तो उसकी वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि द मेल्स लुक लाइक मेल्स ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन. ऑलराइट, तो ये बात याद रखिएगा कि ये जो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन है उससे फिर बाद में सेकेंडरी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स भी अपीयर होते हैं, और साथ ही साथ गमीटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म प्रोडक्शन का अमल जो है वो भी कंट्रोल किया जा सकता है. फीमेल्स में LH क्या कर रहा है, इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी. ऑलराइट स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो LH दूसरे हार्मोन्स के साथ मिलकर भी परफॉर्म करता है. वन बाय वन इनको हम समराइज करते हैं. यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन वर्क टुगेदर इन मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल्स. सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं, इमेच्योर फॉलिकल्स को मैच्योर फॉलिकल्स में, जिनका नाम हमने क्या रखना है, ग्राफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट करते हैं. स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन फ्रॉम द फॉलिकल ग्रैन्युलोसा सेल्स. ये बात भी याद रखें कि फॉलिकल के इर्द गिर्द जो सेल्स की लेयर मौजूद है उसमें से एक लेयर का नाम है फॉलिकल ग्रैन्युलोसा, और यहां से पैदा किया जाएगा एस्ट्रोजन फॉर सम शॉर्ट इंटरवल. देन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन helps in rupturing of mature follicles to release ova, and this process is known as ovulation. इसका मतलब क्या हुआ कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने पहले फॉलिकल्स को मैच्योर करवाना है, और मैच्योरेशन का कैसे पता चलता है कि ये उनको कन्वर्ट करता है इनटू ल्यूटीन सेल्स. और ल्यूटीन सेल्स की पहचान क्या है कि ऑल ऑफ देम दे टर्न इनटू पेल येलो कलर. ऑलराइट, तो इस बात की निशानी होती है कि अब फॉलिकल सेल्स जो हैं वो मैच्योर हो चुके हैं, एंड नाउ इट इज द टाइम टू रप्चर अप एंड रिलीज द ओवम. और ओवम के खारिज हो जाने के अमल को स्टूडेंट्स हम कहते हैं ओव्यूलेशन. ऑलराइट, तो ओव्यूलेशन करवाना ये भी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के अंडर कंट्रोल है. फिर उसके साथ ही साथ ये बात याद रखें कि इट आल्सो हेल्प्स इन ल्यूटिनाइजेशन एंड मेंटेन्स द कॉर्पस ल्यूटियम. और कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, वो जो रप्चर्ड फॉलिकल बाकी बच गया है ओवम के रिलीज हो जाने के बाद, उस रप्चर्ड फॉलिकल को हम कहते हैं नाउ दिस इज द कॉर्पस ल्यूटियम. और कॉर्पस ल्यूटियम इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन. दैट इज अनदर हार्मोन फॉर द रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज वेल एज द रिप्रोडक्टिव साइकिल विद इन द फीमेल्स. ऑलराइट, यूटेराइन डेवलपमेंट वगैरह के हवाले से, प्रेगनेंसी के हवाले से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद एंड पे हम डिस्कस करेंगे द थर्ड इंपॉर्टेंट गोनेडोट्रोफिक हार्मोन एंड इट इज प्रोलैक्टिन. इसके नाम से भी आपको अंदाजा हो रहा है, प्रो एंड देन लेक्टिन. सो इट हैज टू परफॉर्म समथिंग दैट इज कंसर्न्ड विद द लैक्टोज शुगर. और लैक्टोज शुगर कहां पे मौजूद होती है, विद इन द मिल्क, एंड मिल्क प्रोडक्शन इज द इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ द मैमल्स. तो इसका मतलब यह है कि मैमल्स के अंदर फीमेल्स में स्पेसिफिकली मेमरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट करवाना और फिर उसके साथ ही साथ इनके अंदर मिल्क को प्रोड्यूस करवाना, ये बुनियादी तौर पे अहम काम है जो प्रोलैक्टिन परफॉर्म कर रहा है. स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन इनहिबिटेड बाय PIH, जिसको हम क्या कहते हैं,
प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, जो कि प्रोड्यूस कहां से किया जाएगा? हाइपोथैलेमस से। हेल्प्स इन मेंटेनिंग द कॉर्पस ल्यूटियम व्हेन इट एक्ट्स सिनर्जेस्टिकली विद द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, यहां पे एक स्टेटमेंट मैं बताता चलूं स्टूडेंट्स आपको, जो इंतहाई अहम है आपके याद रखने के लिए, कि गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स असल में वो हार्मोन्स हैं जिनकी सिक्रीशंस जैसे ही बॉडी में बढ़ती हैं, ऑप्टिमम लेवल पे आती हैं, तो दैट इज द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। इसका मतलब होता है कि अब आप बचपन से बलूगत की जानिब का सफर तय करना शुरू हो चुके हैं। तो गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स आर रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। फिर इंशाल्लाह ताला फर्दर जो इसके सेकंड और थर्ड लोब्स ऑफ पिट्यूटरी हैं, इसको नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे।